रुकिए, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सोशल साइंस का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम में 100% यह सब्जेक्टिव लड़ने वाला है। तो इसलिए एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हो सके तो कहीं नोट कर लीजिएगा या तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा। टोटल 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आने की सबसे अधिक संभावना है, तो इसको एकदम देख कर ही जाइएगा और इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वो कौन से पाँच सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, इसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आने की सबसे अधिक संभावना है 2026 में 21 यानी 20 फरवरी को, जो कि सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, उसमें आने की संभावना है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि लौह अयस्कों के नाम लिखें। इस क्वेश्चन को एकदम आपको लोग याद कर लीजिएगा कि लौह अयस्क का नाम लिखना है आप लोगों को। तो कितने प्रकार के लौह अयस्क होते हैं, तो चलिए इसका उत्तर हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है कि लौह अयस्क मुख्य रूप से 4 रूपों में पाए जाते हैं, जो कि निम्न है। यानी जो लौह अयस्क है वो 4 रूप में पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला जो होता है हेमाटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, तीसरा होता है लिमोनाइट एवं चौथा होता है एंडेराइट होता है। क्या होता है? एंडेराइट होता है। इसको एकदम याद कर लेंगे। यानी लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिनोमाइट और एंडेराइट होता है। तो ये चारों को याद कर लीजिएगा, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन तो आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उससे पहले दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं साइंस का और हिंदी का और संस्कृत का, अगर उसको आप लोग देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो क्वेश्चन कराएंगे 100% लड़ने वाला है बाबू, एकदम इसको लिख लीजिएगा कहीं पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोयला के 4 प्रकार का नाम लिखिए। तो कोयला के 4 प्रकार का नाम आपके फाइनल परीक्षा में रहने वाला है। तो कैसे लिखिएगा, इस क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिएगा। और यह 2 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, 2 नंबर में हमेशा आता है। कह रहा है कोयला के 4 प्रकार। तो कोयला के जो 4 प्रकार प्रमुख प्रकार हैं, पहला जो है एंथ्रासाइट है, दूसरा जो है बिटुमिनस है, तीसरा लिग्नाइट है एवं चौथा जो है पीट है। तो यह ऑब्जेक्टिव में भी आता है क्वेश्चन और यह सब्जेक्टिव में भी आता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम रट जाना है, याद कर लेना है। तो कोयला के 4 प्रकार कौन है? पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट एवं चौथा क्या होता है? पीट होता है। इसको याद कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि 2 क्वेश्चन जो बताए हैं आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। और देखिए पीट जो होता है सबसे खराब प्रकार का कोयला होता है, इसमें धुआं जो होता है 90% निकलता है, जबकि जो एंथ्रासाइट होता है ना, उस सबसे बढ़िया प्रकार का कोयला होता है, यानी उत्तम प्रकार का कोयला होता है। और यह ऑब्जेक्टिव में आपका 100% क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है और सब्जेक्टिव भी बनता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक बाबू वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर लेंगे और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। तीसरा क्वेश्चन जो कि वायरल क्वेश्चन है 2026 के लिए, कह रहा है कि खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। तो खनिजों के जो आर्थिक महत्व है इसका वर्णन करने वाला आने वाला है आपके एग्जाम में 2 नंबर में, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक खनिज का वर्णन करें। तो देखिए कैसे उत्तर लिखिएगा, इसको कहीं कॉपी में लिख कर याद कर लीजिएगा। बताइए कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एवं आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग एवं न किसी राष्ट्र का विकास की कल्पना भी की जा सकती है। अगर देखिए खनिज जो होता है ना, एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है। यह खनिज जो होता है हम लोग नहीं बनाते हैं, यह प्राकृतिक के द्वारा दिया हुआ एक स्वरूप है, जिसका निश्चित आंतरिक संरचना होती है। और खनिज का ना हमारे जीवन में विशेष आर्थिक महत्व है। अगर खनिज नहीं रहेगा तो ना ही उद्योग कारखाना चलेगा, ना ही बाबू देश की जो आधारभूत संरचना है, जो आधारभूत जरूरत है, वो पूरा नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर खनिज नहीं रहेगा तो कोई भी देश हो
वह विकसित नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी उद्योग हो वह नहीं चल सकता है। इसलिए खनिज का हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। तो चलिए इसको फिर से समझा देते हैं आपको कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व है और औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग एवं न ही किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना भी की जा सकती है। मोस्ट क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन बताए हैं, इस तीनों क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। अब आया आपके सामने चौथा क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन बताएंगे जो कि 5 में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, तो इसको कैसे भी करके रट के एग्जाम देने जाइएगा। चलिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर कैसे लिखेगा एग्जाम में कि 2 नंबर आपको मिल जाए, इसको अच्छे से देखिएगा कि जब पर्वतीय क्षेत्र या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई करके कृषि कार्य किया जाता है तो उसी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से खेतों के पोषणीय जो तत्व जलों के साथ नहीं बहते हैं, मृदा की उर्वरता बनी रहती है, ऐसे ही कृषि को समोच्च कृषि कहा जाता है। यानी आप लोग ध्यान से समझिए कि समोच्च कृषि क्या होता है। समोच्च कृषि जो होता है जो कि पर्वतीय क्षेत्र या ढलानों पर वृत्ताकार, इस तरह वृत्ताकार रेखा में खेती की जुताई की जाती है और उस पर खेती का कार्य किया जाता है। तो ऐसे ही खेती को समोच्च कृषि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, क्या है, देखिए यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, यह पहाड़ है, मानिए ये ढलान है, यह पर्वत है और इस पर खेती कैसे की जाती है, यानी पहाड़ों पर यहाँ पर जुताई जो है ऐसे ऐसे जुताई की जाएगी कि जो पानी है ना वो बहेगा भी नहीं और सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे देखिए उसी प्रकार सीढ़ी नुमा जो खेती होती है, यानी जो खेतों की जुताई गोलाकार, इस तरह गोलाकार करके खेती की जाती है, उसे ही समोच्च कृषि कहा जाता है। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि 100% आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो फिर से समझा देते हैं एक बार बाबू, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए कि जब पर्वतीय क्षेत्र या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई करके कृषि कार्य किया जाता है तो उसी आकृति को समोच्च रेखा की तरह दिखाई दे पड़ती है। ऐसे ही कृषि को समोच्च कृषि करते हैं। यहाँ तक भी लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो उसके आगे लिखिएगा कि इस प्रकार से खेतों के पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते हैं और मृदा की उर्वरता बनी रहती है। ऐसी ही खेती को क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो कि हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, कह रहा है 5वां क्वेश्चन कि मृदा संरक्षण के कोई प्रभावी उपाय बताइए। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो मृदा संरक्षण यानी जो मृदा को बचाने का जो उपाय है, कैसे हम लोग मृदा को बचा सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं। चलिए इसका उपाय देखते हैं। कम से कम 2 उपाय आपको लिखना होगा एग्जाम में। अगर 2 लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय निम्नलिखित है। पहला जो है कि फसल चक्रण पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। यानी जो पहला है ना बाबू कि हम लोग फसल चक्रण यानी अदल बदल के फसल चक्र, जैसे आज धान का खेती किए, उसके बाद गेहूं का, फिर दाल का खेती कर देंगे, कोई दलहनी फसल। इससे जो होती है ना, जो मृदा में पोषक तत्व होते हैं उसका जो मात्रा होती है वो बरकरार रहती है। पहला एक कारण हो गया। दूसरा हो गया कि रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक एवं कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षण यानी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। जैसे हम लोग जो रासायनिक खाद मारते हैं, जो उर्वरक की जगह हम लोग क्या करते हैं, जैविक खाद या कंपोस्ट खाद का उपयोग करके ना मृदा संरक्षण से बचा जा सकता है। तो यह जो 2 उपाय है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला जो है कि फसल चक्रण पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय तत्वों को बरकरार रखा जा सकता है। दूसरा है कि रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक या कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षण से बचा जा सकता है। तो ये 2 जो है कारण, 2 उपाय जो एकदम इसको याद कर लीजिएगा। चलिए लास्ट में आपको कुछ बताने वाले हैं। देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर देंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री का सब्जेक्टिव लाने वाले हैं, फिजिक्स का सब्जेक्टिव, केमिस्ट्री का 5-5 सब्जेक्टिव लाने वाले हैं, जो कि अगर आप लोग इसको याद करके जानते हैं तो बाबू 100% तो नहीं लेकिन 90% यहाँ से प्रश्न 2 या 1 ऐसा प्रश्न लड़ेगा जो कि आपके एग्जाम में रहेगा ही। तो अगर वीडियो
अगर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि बाबू जो हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास पहुँचे। यही मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 2 से 5 नंबर का होता है। 2-2 नंबर ऐसे ही बढ़ता है, और 5 नंबर वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। इसलिए चैनल का लिंक दिख रहा होगा ऊपर, सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।